बजट 2026 आ चुका है और इस बजट में फाइनेंस और टैक्सेशन से जुड़े हुए क्या क्या बदलाव हुए हैं उन सभी को आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक सैलरी क्लास इंडिविजुअल के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सेम स्लैब रेट है आपके ओल्ड रिजीम में भी न्यू रिजीम में भी। 87A की रिबेट भी आपकी सेम है, डिडक्शंस भी सेम है, एग्जम्पशंस भी सेम है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं किया गया। इसके बाद अगर बात करें आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स होती हैं, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट में चेंज किया गया है। अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो उस केस में 30 नवंबर तक आपको आईटीआर फाइल करनी है अपनी। अगर आपका कंपनी का केस है और आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते, उस केस में 31 अक्टूबर जो है वो आपकी ड्यू डेट रहने वाली है। अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन है, नॉन ऑडिट वाले केस में आपकी कोई बिजनेस की इनकम अगर होती है, उस केस में आपकी आईटीआर की ड्यू डेट चेंज की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, 31 अगस्त जो है वो आपकी ड्यू डेट कर दी गई है। और इसके अलावा अगर आप एक सैलरी क्लास इंडिविजुअल है, अदर सोर्सेज से आपको इनकम होती है, कैपिटल गेन से इनकम होती है, बिजनेस के अलावा आपको इनकम होती है, तो आपके लिए सेम पुरानी वाली ड्यू डेट 31 जुलाई यहां पर रहने वाली है। इसके साथ साथ जो एक चीज मुझे लगती है कि प्रोसेसिंग की जो टाइम लिमिट्स हैं वो भी यहां पर डिफाइन करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा डिले होता है, आईटीआर का रिफंड में भी डिले होता है, उस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई बजट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न की। बिलेटेड रिटर्न के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, अब 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट अगर बात करें रिवाइज रिटर्न की, तो रिवाइज रिटर्न के लिए यहां पर एक बड़ा बदलाव आया है। रिवाइज रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो भी 31 दिसंबर ही होती है, उसमें आपको एक्सटेंशन दिया गया है 3 महीने का, यानी 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक एडिशनल कॉस्ट के साथ में, एडिशनल लेट फीस के साथ में। इस बार के बजट में भर भर के आपको लेट फीस देखने के लिए मिलेंगी, और लेट फीस जो होती है वो मैंडेटरी होती है, आपको आईटीआर फाइल करते टाइम वो पे करनी होगी। अभी और भी लेट फीस आगे आने वाली है, पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो 30 अगर आप इस पीरियड के बीच में 9 मंथ के बाद और 12 मंथ से पहले पहले अपनी आईटीआर रिवाइज करते हैं तो उस केस में आपको एक एडिशनल लेट फीस देनी होगी। वो लेट फीस क्या होगी, एक नया सेक्शन ऐड किया गया है। आपको आपकी इनकम अगर डज नॉट एक्सीड 5 लाख तक है तो आपको 1000 की लेट फीस लगेगी, और अगर आपकी इनकम एक्सीड कर जाती है 5 लाख से तो आपको 5000 की यहां पर लेट फीस लगेगी। इसके बाद बात करते हैं एक और लेट फीस। इस बार टैक्स पेयर के लिए अच्छा तो कुछ नहीं है, बट लेट फीस तो भर भर के आई है भाई। और लेट फीस अगर हम बात करें ऑडिट वाले केस में, अब लेट फीस लगेगी आपके ऊपर। ऑडिट तो मैंडेटरी है बट आप अपने अकाउंट ऑडिट नहीं करवा पाते, अगर 1 महीने का डिले होता है 75,000 रुपए की फ्लैट लेट फीस लगेगी। अब मैं पेनल्टी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल लेट फीस की बात कर रहा हूं। उसके बाद 1 महीने से ज्यादा डिले कर देते हैं तो 1.5 लाख रुपए की लेट फीस आपसे चार्ज की जाएगी अगर आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करवाते हैं तो। दूसरा, ऑडिट आपने करवा दिया लेकिन आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में देरी कर दी, अब वो देरी अगर 1 महीने तक है, इसको हम बोलते हैं टार रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बोला जाता है। टार रिपोर्ट में देरी अगर आपने कर दी, 1 महीने तक का डिले है तो 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगेगी। अगर 1 महीने से ज्यादा का डिले कर दिया तो 1 लाख रुपए की लेट फीस लगेगी। सॉरी, मैं ये पेनल्टी नहीं है, लेट फीस है। और पेनल्टी और लेट फीस में डिफरेंस है, ये लेट फीस जो होती है मैंडेटरी होती है, मतलब जैसे ही आप रिटर्न फाइल करने जाओगे, जैसे ही आप अपनी टार रिपोर्ट अपलोड करोगे तो आपको ये लेट फीस पे करनी होगी अलोंग विद योर रिपोर्ट, अलोंग विद योर रिटर्न। और अब बात आती है सर पेनल्टी का क्या होगा, क्या पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अलग से स्टार्ट की जाती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से? जी हाँ, पेनल्टी प्रोसीडिंग एज इट इज जैसे पहले लगती थी अभी भी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स लग सकती हैं। डिपार्टमेंट अगर चाहे तो पेनल्टी का नोटिस आपको भेज सकता है अगर आप लेट टार रिपोर्ट फाइल करेंगे इस केस में। लेकिन ये लेट फीस जो रहेगी ये अब मैंडेटरी आपके ऊपर अप्लाई होगी, तो अब आपके ऊपर डबल जो है चीजें लगने वाली हैं। पेनल्टी का खतरा तो रहेगा ही रहेगा, साथ में लेट फीस तो आपको देनी पड़ेगी अगर आप डिले करेंगे टैक्स ऑडिट में या टैक्स ऑडिट नहीं करवाएंगे, उन दोनों ही केसेस में। अब बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के रेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले टीडीएस की अगर बात करें तो टीडीएस के अंदर जो मैन पावर सप्लाई होती है वो सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है उसके अंदर कवर होगी। 1% और 2% एज द केस में भी टीडीएस वहां पे आपको काटना होगा। इसके बाद अगर बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस के रेट्स में काफी ज्यादा चेंज किए गए हैं और इनको रैशनलाइज किया गया है। अगर आप सेल ऑफ अल्कोहल लिकर की बात करें तो इसमें जो 1% था यहाँ पे अब 2% रेट कर दिया गया है। अगर तेंदुलीव की बात करें यहाँ 5% था, इसको 2% कर दिया गया है। बाकी सेल ऑफ स्क्रैप और सेल ऑफ मटेरियल को 1% और 1% से इंक्रीज करके 2% कर दिया गया है। और उसके अलावा सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज जो होते हैं यहां पर भी 2% रेट कर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे एजुकेशन के लिए, अगर आप एलआरएस कर रहे हैं, इंडिया के बाहर रेमिटेंस कर रहे हैं फॉर एजुकेशन और मेडिकल पर्पस, 10 लाख तक वहां पर कोई भी आपको
टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है और उसके बाद 2% करना है अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का रेमिटेंस कर रहे हैं तो। इसके अलावा कोई और रेमिटेंस आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 20% का रेट आपका अप्लाई होगा 10 लाख के ज़्यादा, अप टू 10 लाख यहाँ पर भी कोई आपका टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप देखेंगे आपको मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यहाँ पर रेट को रैशनलाइज कर दिया गया है। 2% का टीसीएस जो है वो अब आपको कलेक्ट करना होगा इन सभी केसेस में। इसके बाद बात करते हैं एसटीटी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। अगर आप शेयर मार्केट में स्पेशली एफएनओ ट्रेडर्स के लिए सरकार जो है पिछले कई सालों से जो है एसटीटी को बढ़ाए जा रही है। अगर आप बात करें सेल ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटीज़ की, अगर बात करें पहले ये रेट था 0.1% का एसटीटी, अब यहाँ पर 0.15% का ये रेट आपका इंक्रीज हो गया है। अगर सेल ऑफ ऑप्शन की बात करें, जब आपने एक्सरसाइज कर लिया है वो ऑप्शन, तो इसमें जो रेट होता था 0.125% का रेट रहता था एसटीटी का, इसको भी इंक्रीज करके 0.15% कर दिया गया है। सेल ऑफ फ्यूचर सिक्योरिटीज की अगर बात करें 0.02% का रेट था, इसको इंक्रीज करके 0.05% कर दिया गया है। तो एसटीटी का रेट तीनों जगह पर इंक्रीज कर दिया गया है। टैक्स पेयर की लोगों की डिमांड थी कि कैपिटल गेन कम किया जाए, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर मार्केट का होता है उसको, उसकी एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाया जाए या उसके रेट को कम किया जाए। उल्टा यहां पर किया क्या गया, आपके एसटीटी के रेट को इंक्रीज कर दिया गया। तो जो अपना झोली भरने की पूरी तैयारी सरकार ने यहां से की है इस बजट के अंदर। बेनिफिट तो टैक्स पेयर के लिए मुझे कुछ नहीं दिखता, हाँ सरकार की झोली जरूर यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग की पेनल्टीज की। अब ये एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहीं पर भी स्पीच में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स को तो आपको ये चीज़ मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी पिछले कई सालों से नोटिस भी आ रहे हैं और अब नया बदलाव क्या किया है, जो क्रिप्टो कंपनीज है, कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो बाहर की कंपनीज होती है और इंडिया में काम करती है और इंडिया में रिपोर्ट ही नहीं करती गवर्नमेंट को कि किस टैक्स पे, ना तो उनसे पैन नंबर कलेक्ट करती हैं और ना ही उनकी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करती हैं कि इस पर्सन ने इतना अमाउंट जो है हमारे प्लेटफॉर्म से ट्रेड किया है एज अ क्रिप्टो के अंदर। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पेनल्टीज लगाई हैं कि अगर वो रिपोर्टिंग एंटिटी, अगर वो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एक्सचेंज जो है, अगर वो डिटेल एक्सचेंज नहीं करता, उनको क्या होता है रिपोर्ट फर्निश करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिससे आपके वो एआईएस में डेटा आता है। अगर वो नहीं फर्निश करते 200 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी यहाँ पर लगेगी। और अगर गलत रिपोर्ट देते हैं, वो कोई इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स देते हैं, उस केस में 50,000 फ्लैट पर इंस्टेंस की ये पेनल्टी है, जो उन रिपोर्टिंग एंटिटीज जो आपकी क्रिप्टो एक्सचेंज है उनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जाएगी। अब इससे होगा क्या, आपकी जितनी भी क्रिप्टो की रिपोर्टिंग है वो और स्ट्रिक्ट हो जाएगी। जो ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, क्रिप्टो कंपनीज है, ये अब स्ट्रिक्टली कंप्लाई करेंगे इनकम टैक्स का और आपकी सारी क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स में रिपोर्ट करेंगे। एंड क्रिप्टो के ऊपर आपको पता ही ऑलरेडी 30% का टैक्स है, वहां पर तो कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। तो आप अपने टैक्स के दायरे को बढ़ाने के लिए ये पेनल्टीज का यूज यहां पर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर डिडक्शन, टीडीएस और टीसीएस का लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, बिकॉज इसके अंदर जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो एओ के पास जाती है, एओ उसमें क्वेरीज रेज करता है, फिर उनका रिप्लाई करो, तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है और काफ़ी टाइम लगता है ये सर्टिफिकेट लेने में। यहाँ पर एक रूल्स बनाए जाएंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग डिजिटली अब ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही आपका जो है लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा, टीडीएस और टीसीएस का। तो ये बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पर जो है, देखते हैं किस तरीके से क्या क्या इसमें कंडीशंस होती हैं, वो देखने वाली बात होगी, बट ये वाली फैसिलिटी आपको जरूर जल्दी मिलने वाली है पोर्टल पर। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम एंड ब्लैक मनी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। काफी सारे टैक्स पेयर इंडिया में ऐसे होते हैं, छोटे छोटे टैक्स पेयर होते हैं जिनको इंडिया के बाहर से आरएसयू मिल रहे हैं, फॉरेन के स्टॉक्स मिल रहे हैं, फॉरेन के ई शॉप्स मिलते हैं, फॉरेन से डिविडेंड मिलता है, एंड उसको वो अपनी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, एनी हाउ भूल गए या उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया। तो उस केस में होता क्या है कि पेनल्टीज बहुत हैवी होती हैं। तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है, फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम जो है 2026 ये लाई जाएगी और इसके अंदर आप 6 मंथ के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जो भी उसका टैक्स है उसको आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक मनी एक्ट के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है। ब्लैक मनी एक्ट के अंदर क्या है कि अगर आप अपनी फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते अपनी आईटीआर के अंदर, तो आपके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज लगाई जा सकती है, 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है 20 लाख तक का, अगर वो अमाउंट है तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लॉ के अंदर ये अमाउंट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल थी कि 20 लाख तक गवर्नमेंट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। अब फॉर्मली इसको लॉ में भी एंड कर दिया गया है कि ये जो पेनल्टीज हैं, अगर 20 लाख से कम है तो आपके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगाई जाएंगी और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लाया गया 1 अक्टूबर 2024 से।
लेकिन ये वाली जो अमेंडमेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने भी अमाउंट की हो वो रिपोर्ट करना आपके लिए मैंडेटरी है। फॉरेन असेट की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर दुबई में, यूएस में, लंदन में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको आपको इंडिया में डिक्लेयर करना होता है। सो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी जो फाइनेंस और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर ध्यान रखनी है। बजट 2026 के बाद में इफेक्ट में आने वाली है। सैलरी क्लास इंडिविजुअल के लिए रेट में कोई चेंज नहीं आया है, कंप्लायंसेस में थोड़े बहुत बदलाव है। एफएनओ के केस में थोड़ा सा एसटीटी इंक्रीज हो गया है और टीसीएस के जो रेट्स हैं उसमें यहां पर रैशनलाइज कर दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की फाइनेंस और टैक्स की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलता हूं आपको अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।